बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 30 अगस्त 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 553 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। महीनों के बाद रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर इतनी हैवी स्ट्राइक्स की गई हैं। 30 मिसाइल हमले और 15 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ बात की यूक्रेन के ड्रोन हमलों से मुतल्लिक। 9 रीजन्स को टारगेट किया यूक्रेन ने। हैवी किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स थी यूक्रेन की जानिब से, लेकिन इन 9 में से एक रीजन बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो, पेस्कोव रीजन, जो रशिया का पेस्कोव रीजन है, वो यूक्रेन के बॉर्डर से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये सवाल डिस्कस किया जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन्स यहाँ तक पहुँचे कैसे। बेलारूस से उड़ते उड़ते जा रहे थे या फिर इधर उधर से जाकर यूक्रेन के ड्रोन्स ने टारगेट किया पेस्कोव रीजन के अंदर एक एयरपोर्ट को, जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी रशिया के 4 बताया जा रहा है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जलकर राख हो गए। तो अगर इधर उधर से भेजा तो फिर मजीद इसकी रेंज जो है इस ड्रोन की वो ज़्यादा हो गई, 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई। या फिर ये जो साथ आपको बाल्टिक स्टेट्स नज़र आ रही हैं, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, इनकी जानिब से कोई मदद फराहम की गई है। रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। जो यूक्रेन की जानिब से ड्रोन स्ट्राइक्स की गई उन पर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। मजीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं 553 रोज़ से मुतल्लिक, उन पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया की हैवी ड्रोन स्ट्राइक्स। कहा जा रहा है कि स्प्रिंग से लेकर काफ़ी महीनों के बाद अब ये रशिया की स्ट्राइक्स इतनी हैवी किस्म की यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर रिपोर्ट हुई, जिनके अंदर 30 मिसाइल हमले और 15 ड्रोन हमले। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि रशिया ने 30 मिसाइल्स और 15 ड्रोन्स दागे। मुख्तलिफ सिमतों से ड्रोन्स जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे थे यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब, लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि 15 में से 15 के 15 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 30 में से 28 मिसाइल्स को यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मार गिराने का दावा किया। 2 मिसाइल्स ने अपने टारगेट को हिट किया। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है ये वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर ये देखा जा सकता है कि हैवी किस्म का हमला था। 2 मिसाइल्स ने अपने टारगेट को हिट किया। बाकी जो हैं 28 मिसाइल्स और 15 ड्रोन्स को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 2 हलाकतें भी, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मरिया ज़खरोवा ने कहा कि यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हैं वो अनपनिश्ड नहीं जाएंगे। यानी कि ये जो स्ट्राइक्स थी, ये जो रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर स्ट्राइक्स की गई, ये पहले से प्लान स्ट्राइक्स थी और ये आगे पीछे ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। यानी कि यूक्रेन की जो ड्रोन स्ट्राइक्स थी और रशिया की ये जो मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स थी, ये आगे पीछे रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता रात गए दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर ये ताबड़तोड़ हमले किए गए। अब यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हैं उनसे मुतल्लिक बात कर रही हैं मरिया ज़खरोवा, और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब बहुत सख्त किस्म का दिया जाएगा। अनपनिश्ड ये ड्रोन हमले नहीं जाएंगे, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट रशिया के जलकर राख हो गए। ये वीडियो जो है आपको नज़र आ रही होगी, पेस्कोव रीजन की ये वीडियो है। पेस्कोव रीजन के अंदर रशिया का एक एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट है, जहां पर ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि हैवी किस्म का सामान इधर उधर ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं, बड़े महंगे ये तैयारे होते हैं, जो कि जलकर राख हो गए इस एयरपोर्ट के ऊपर। तो मरिया ज़खरोवा ने कहा कि अनपनिश्ड नहीं जाएंगे यूक्रेन के ड्रोन हमले, यूक्रेन के ये ड्रोन हमले। अब जिस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि यूक्रेन के ड्रोन्स पेस्कोव रीजन पहुंचे कैसे, ये पहली मर्तबा नहीं है। पेस्कोव रीजन जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर से 600 किलोमीटर के फासले पर है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की जानिब से 700 किलोमीटर दूर रशिया के रीजन्स जो हैं डीप इनसाइड रशिया, पहले यूक्रेन अपने ड्रोन्स वहां पर भेज चुका है। यूक्रेन ऐसे ड्रोन्स बनाने का दावा कर चुका है जिनकी रेंज 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके एडवाइज़र ने बयान जारी किया था कि हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूक्रेन के जो ड्रोन हमले गुज़िश्ता रात रिपोर्ट हुए, इसमें कोई लिथुआनिया, लाटविया या इस्टोनिया की हेल्प शामिल थी। जिस तरह की ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ तस्वीर जो हैं वो उस पर लाइन्स ड्रॉ करके ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर मान लिया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले थे, 10 से 20 ड्रोन हमले खाली इस एयरपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट हुए, अगर ये यूक्रेन के ड्रोन्स थे तो फिर ये बेलारूस की फिजाओं से उड़ते उड़ते जो हैं वो पिस्कोव रीजन पहुंचे होंगे, या फिर इधर उधर से अगर यूक्रेन ने ड्रोन्स भेजने की कोशिश की तो फिर इनकी रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा बन गई। तो ये तो खैर 800 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन के पास हैं, यूक्रेन ऐसा दावा कर चुका है। और दूसरा, ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया, ये कंधे के तौर पर यूक्रेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यूक्रेन को मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर सकते हैं। इनमें इतना ज़्यादा इनमें हौसला नहीं है कि डायरेक्ट इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। इनमें क्या, इनके दादा में भी इतना ज़्यादा हौसला नहीं है कि वो डायरेक्ट इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। हाँ, जहाँ तक मदद, इमदाद का ताल्लुक है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अंदर हवा भरने का ताल्लुक है, उनके कंधे दबाने का ताल्लुक है, या फिर एहतजाज करने का, सैंक्शंस आयद करने का ताल्लुक है। तो ये सारे के सारे जो ममालिक हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर, ये सफ़े अव्वल के अंदर हैं। सैंक्शंस का मामला हो या फिर यूक्रेन की मदद, इमदाद का मामला हो, एहतजाज का मामला हो, इंटरनेशनली जो डेमोक्रेसी है यूक्रेन की या फिर इसराइल की डेमोक्रेसी के लिए, ये ममालिक आवाज़ उठाने के लिए सफ़े अव्वल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, जो पोप फ्रांसिस हैं उनके बयान पर एहतजाज करने के लिए बुलाया गया लिथुआनिया की जानिब से, जो है पोप फ्रांसिस के बयान पर एहतजाज किया गया। अब पोप फ्रांसिस ने बयान क्या दिया था मैं आपको बता दूं। पोप फ्रांसिस एक लेक्चर दे रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग के तलबा को एक लेक्चर दिया जा रहा था पोप फ्रांसिस की जानिब से, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है उससे मुतलिक पोप फ्रांसिस जो हैं वो वर्चुअली लेक्चर दे रहे थे। और उस लेक्चर के दौरान पोप फ्रांसिस ने कहा कि रशियन एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हुआ करती थी। जो रशियन एम्पायर के लीडर्स थे, जो रशियन लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेट लीडर्स थे। उन्होंने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, उन्होंने किसी के आगे बिकना नहीं सीखा। तो आपने अपने लीडर्स से, अपनी जो रशियन एम्पायर के लीडर्स हैं उनसे आपने सीखना है। अपनी जो ग्लोरी है, जो ग्लोरियस पास्ट है, उससे आपने बहुत कुछ सीखना है। इस तरह की बातें जो हैं, कैथरीन द ग्रेट का नाम भी लिया पोप फ्रांसिस ने, और इस तरह की बातें जो रशियन तलबा हैं सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, उनको इस तरह का लेक्चर दिया। और बीच में थोड़ी सी रशियन एम्पायर की, रशियन जो लीडर्स गुजरे उनकी तारीफ़ें पोप फ्रांसिस ने कर दी। और जब से ये तारीफ़ें पोप फ्रांसिस ने की हैं तब से लिथुआनिया नहीं बल्कि सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो ममालिक हैं, उनको आग लगी हुई है कि कौन सा ग्लोरियस पास्ट, कौन सी आप मिसालें दे रहे हैं कैथरीन द ग्रेट की, कौन सी आप रशियन एम्पायर की ग्लोरी की बात कर रहे हैं, वो पास्ट था। अब प्रेजेंट में आ जाएं। पोप फ्रांसिस के नुमाइंदों को बुलाकर इस तरह का एहतजाज करना मज़ाक का खेज बात है कि आप साफ बता रहे हैं कि आप रशिया, जो कि एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, रशिया की जो एम्पायर थी या फिर जो ऑटोमन एम्पायर थी, अगर आप पास्ट में चले जाएं तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ, इनके आपस में मुआहदे यही चाहे हुए थे पूरी दुनिया के ऊपर। पूरी दुनिया के ऊपर अगर आप देखें पास्ट में तो ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के अलावा बाकी दुनिया जो है वो इन दो एम्पायर से छोटी थी। तो रशियन एम्पायर की ग्रेटनेस या फिर ग्लोरियस पास्ट की अगर बात की जाए तुर्की की या फिर रशिया की, तो फिर इसमें कोई जलने वाली या सड़ने वाली बात नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह के एहतजाज, जिस तरह से इन्वॉइस को बुला बुला कर, नुमाइंदों को बुला बुला कर एहतजाज किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो पास्ट था। प्रेजेंट में रशिया एक टेररिस्ट स्टेट है। प्रेजेंट में जो रशिया के लीडर हैं वो एक ब्रूटल और टेररिस्ट लीडर हैं, जो कि यूक्रेन से पिटाई हो रही है, रशिया की यूक्रेन से पिटाई हो रही है। तो कौन सा ग्रेट है? रशिया का जो स्टेट है, रशियन फेडरेशन है, उसकी ग्रेटनेस ख़त्म हो चुकी है। खैर, इस बात को तो जो विक्टर ऑर्बन हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ना आप रशिया को शिकस्त दे सकते हैं और ना आप क्राइमिया को वापस ले सकते हैं। ये बातें जो हैं, ये ख्वाब जो हैं वो देखना बंद कर दें, रियलिटी बेस्ड बात करें। विक्टर ऑर्बन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, हालांकि नेटो के मेंबर हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए कहा कि ये जिस तरह की हरकतें हमारी जानिब से की जा रही हैं, नेटो के ब्लॉक की जानिब से की जा रही हैं, रशिया को आप शिकस्त नहीं दे सकते, ना आप क्राइमिया वापस ले सकते हैं। सिर्फ ये नतीजा निकलेगा, ये जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं या फिर आप जिस तरह से असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 मिलियन राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं
अमेरिका की जानिब से। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि $250 मिलियन की जो मदद इमदाद का ऐलान अमेरिका की जानिब से सामने आया, उसमें गोला बारूद, गोलियां शोलियां, राउंड्स वगैरह जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए हैं। कि जो असलहा गोला बारूद ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, वो खाली हवाई फायर नहीं आपने करने, आपको हम 3 मिलियन राउंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हंगरी के विक्टर ऑर्बन ने कहा कि इस तरह की हरकतें करने से होगा क्या, इस तरह की हरकतें करने से पूरी दुनिया को हमारी रियलिटी नज़र आ रही है, जो हमारी बायसनेस है। यानी कि इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े में देख लें तो नेटो ममालिक के लिए इसराइल मजलूम है और फ़लस्तीन जालिम है। ना सिर्फ नेटो ममालिक बल्कि ये जो नेटो ममालिक का पिट्ठू है, ये जो सहूनी सदर है यूक्रेन का, इसने भी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, इसने कहा कि हमें इसराइल से सीखना है कि किस तरह से दहशतगर्दी का और दुश्मन का मुकाबला करते हुए किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, ये हमें इसराइल से सीखना है। तो विक्टर ऑर्बन ने कहा कि पूरी दुनिया को आपकी बायसनेस, आपकी जो डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत के लिबादे के अंदर जिस तरह से अमेरिका डिक्टेट करता है पूरी दुनिया को, ये पूरी दुनिया को अब नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया आपसे कटती जा रही है। पूरी दुनिया अमेरिका और उसके ब्लॉक की रियलिटी को पहचानती जा रही है और ब्रिक्स की जानिब पूरी दुनिया जो है वो ब्रिक्स की जानिब अब देख रही है। तो इससे पहले कि पूरी दुनिया कट जाए अमेरिका और उसके ब्लॉक से और हम तनहा रह जाएं, हमारे पास गैस भी ना हो, पेट्रोल भी ना हो और सैंक्शंस जो हैं वो उल्टी पड़ जाएं पूरे यूरोप के ऊपर, इससे पहले हमें इस जंग से बाहर निकल जाना चाहिए, इस जंग को बातचीत की टेबल पर ले आना चाहिए, इससे पहले कि जंग जो है वो एक बड़ी जंग के अंदर कन्वर्ट हो। विक्टर ऑर्बन की बातें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर नज़र घुमा कर देखें, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो अमेरिका के सदर जो बाइडन से इजाज़त लिए बगैर तो एक कदम नहीं उठाते, और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जिस तरह से अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए जिस तरह की हरकतें करता है, अब डेमोक्रेसी के लिबादे के अंदर ये डिक्टेटर है, सबसे बड़ा डिक्टेटर अमेरिका है पूरी दुनिया का। अब पूरी दुनिया क्या, आप अपने मुल्क के अंदर मिसाल देख लें। अब डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन चेंज कर दी अमेरिका ने। अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट फॉर अमेरिका, गवर्नमेंट बाय अमेरिका। अब ये किस तरह की डेमोक्रेसी होती है जो आप पूरी दुनिया के अंदर अपनी ये इजारादारी जो है वो कायम करना चाहते हैं, जिसे टक्कर दे रहा है रशिया। रशिया का एक ग्लोरियस पास्ट है, रशिया ने झुकना नहीं सीखा। पॉप फ्रांसिस ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रशिया आपको इसलिए खटकता है, इसलिए आप रशिया के ऊपर चढ़े दौड़े जा रहे हैं अपने ब्लॉक लेकर। ये जो अलायंस है, सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस, ये लेकर आप ईस्ट की जानिब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर रशिया है और रशिया आपको बहुत ज़्यादा खटकता है, क्योंकि रशिया आपको घास नहीं डालता, रशिया आपकी डिक्टेटरशिप में नहीं आता। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ होंगे आपके गुलाम, लेकिन रशिया, तुर्की, चाइना जैसे जो ममालिक हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो किसी की डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं आते। और बिल्कुल दुरुस्त बात की विक्टर ऑर्बन ने कहा कि पूरी दुनिया हमारी रियलिटी देख रही है, हमारे कपड़े उतर चुके हैं यूक्रेन जंग की वजह से। इससे पहले कि पूरी दुनिया ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले, उस ब्लॉक के अंदर चली जाए, उससे कबल हमें इस जंग को बातचीत की टेबल पर ले आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी अफ्रीका से भी सामने आ रही है, जहां पर गबन जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर सेम उसी जैसा सीन हो गया जो कि निजीरिया के अंदर हुआ था। हमने देखा था कि एक जमहूरी सदर को हटाकर जो मिलिट्री लीडर है वो आकर कुर्सी पे बैठ गया। गबन जो है, जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी एक डिक्टेटर आगे बैठ चुका है और फ्रांस को उसने कह दिया है कि टाटा बाय बाय। फ्रांस को उसने क्यों कहा कि गबन जो है वो भी फ्रांस की एक कॉलोनी था, फ्रांस की कॉलोनियल एम्पायर के अंदर निजीरिया समेत गबन और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज थे। तो गबन ने भी अब निजीरिया से सीख लिया और निजीरिया वाला जो सीन है वो गबन के अंदर भी शुरू हो चुका है। अब जो ECOWAS कंट्रीज हैं उनके लिए, अब पहले तो 3 ममालिक थे ना, बर्किना फासो, माली, निजीरिया, इनसे मुकाबला था ECOWAS के 11 जो नेटो के पिट्ठू कंट्रीज हैं उनका। अब एक और इजाफा हो गया, चौथा मुल्क भी आ गया। ये वैसे वेस्ट अफ्रीकन स्टेट तो नहीं है, ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है, लेकिन सीन वही है, दुश्मन वही है, फ्यूचर वही है, प्लान वही है गबन का भी, जो कि निजीरिया का प्लान है और फ्रांस ही इनका दुश्मन है। फ्रांस ही से इन्होंने जान छुड़वानी है ताकि अफ्रीका के ये जो ममालिक हैं जिनको डिक्टेट करते हैं फ्रांस जैसे ममालिक, ये भी तरक्की कर सके। इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती वसाइल कुदरत ने इन्हें अता किए हैं, उन कुदरती वसाइल को इन ममालिक ने, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इन्होंने भी तो यूटिलाइज़ करने हैं, या फिर फ्रांस जैसे ममालिक आकर इनकी यूरेनियम लूट कर लेकर जाएंगे और वहाँ पर बिजली बनाएंगे। जब तक ये
अफ्रीकन कंट्रीज, ये जो पिट्ठू जमहूरी सदर इनके ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें ये कुर्सी से उतार कर फेंक नहीं देते, तब तक ये दहशतगर्दी का, गुर्बत का सामना इन ममालिक को होता रहेगा। अब अफ्रीकन कंट्रीज समझ चुके हैं और वही बात जो विक्टर ऑर्बन ने की, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका और इत्तेहादियों को मत दिलवाने की कोशिश की कि अगर ज़्यादा लंबा लटकाया तो निजेर और गब्बन के बाद और कितने ममालिक इस सफ़ में आकर खड़े हो जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे। इसलिए बहुत जल्द इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो अफ्रीका के अंदर जो कुछ हो रहा है निजेर और गब्बन को मिलाकर एक वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।